नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। कुछ नाम अपने साथ पहचान लेकर के चलते हैं। एक नाम है शहला रशीद। जैसे ही आप नाम लेते हैं, ज़हन में एक लड़की उभरती है। श्रीनगर की वादियों से जेएनयू तक की उसकी यात्रा आती है। जेएनयू में वो पहली ऐसी लड़की बनती है, जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आने वाली वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुनी जाती है। और जेएनयू से फिर उसकी यात्रा लौटती है श्रीनगर को। आज की तारीख में शहला श्रीनगर में रहती हैं और उनका जो ताज़ा परिचय है या नया जो चेहरा है, वो एक लेखक का है। नई किताब है जो अभी बाज़ार में आई है और ये है रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स, शहला रशीद। शहला आज मेरे साथ हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये रोल मॉडल्स जो आपने पिक किए होंगे, ज़ाहिर है कि आपके ज़हन में लगता होगा कि ये हैं, उनको हमें उठाना चाहिए। ये कौन से लोग हैं? देखिए, मेरी किताब में वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया या जिन्होंने इस किताब के लिए चैप्टर लिखा, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला। नहीं तो अगर आप रोल मॉडल्स पर जाएँ, तो मेरी किताब में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए आर रहमान साहब हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, हुमा कुरैशी हैं, जो अपने-अपने फ़ील्ड में सबसे टॉप पे काम कर रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं इंटरव्यू नहीं ले पाई या जिनका समय नहीं मिल पाया मुझे। आप समझ लीजिए शाहरुख खान हैं या मोहम्मद शामी हैं या निखत ज़रीन है जिन्होंने बॉक्सिंग में इतना अच्छा किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग हैं जो इसमें नहीं हैं। लेकिन रोल मॉडल्स जो है ये एक नई शुरुआत है। ऐसे तो इसका वॉल्यूम 2 अगर इन लोगों का इंटरव्यू मिल जाए, तो फिर तो मैं तो इसका आ वॉल्यूम सकता 2 भी है। आ सकता है। हाँ, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन अपना समय और कौन जो है वो उस नैरेटिव को जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो। व्हाट इज़ दैट नैरेटिव? नैरेटिव इज़ कि हमारी कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसके बच्चे जो हैं, उनके लिए प्रेरणा हो, उनके लिए कुछ प्रेरणा हो, कुछ इंस्पिरेशन हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट विक्टिमहुड, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि नहीं हमसे तो ये नहीं हो पाएगा या हमें ये करने नहीं दिया जाएगा। हुँ, नहीं, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप म्यूज़िक में टॉप हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में टॉप हो सकते हैं। आपकी अपनी मेहनत और लगन जो है, उसी के बेसिस पे आपका करियर डिसाइड होगा, सियासत पे नहीं होगा। हुँ, हुँ, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि पहले कोई मसीहा आएगा, वो हमें अपलिफ्ट करेगा, वो कोई पॉलिटिशियन होगा, वो कोई नेता होगा, वो हमारे लिए कुछ करके जाएगा। नहीं, हमें खुद करना है, हमें खुद एज़ एन इंडिविजुअल हुँ, आपकी जितनी भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हों। हिंदुस्तान एक मेरिटोक्रेटिक देश है। यहाँ पे आप देखते हैं एक ऑटो वाले की बेटी जो है वो आईएएस, आए दिन आपको ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी वो आईएएस अफ़सर बन रही है। ऐसा क्यों होता है? हुँ, क्योंकि सिस्टम डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, समाज में आपको लग सकता है भेदभाव है कि गोरे-काले का फ़र्क है, ओ ऊँच-नीच का फ़र्क है, कई तरह का फ़र्क होता है समाज में। लेकिन सिस्टम जो है वो आपको एक फ़ेयर चांस देता है, वही डेमोक्रेसी में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। लोग आपसे पूछेंगे हुँ, कि जब आप रोल मॉडल्स अपने लिए पिक कर रही हुँ। होंगी, तो सिर्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी से ही क्यों? जी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ और मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, 2 तरह का डिपिक्शन होता है। या तो आप मुसलमानों को एज़ अ विलेन दिखाएँगे, यानी कि आप कोई मूवी ले लीजिए हुँ, बॉलीवुड हुँ, की, हुँ, उसमें आप या तो माफ़िया डॉन देखेंगे मुसलमान को या तो आप टेररिस्ट देखेंगे। हुँ, हुँ, दूसरा जो डिपिक्शन होता है वो होता है एज़ अ विक्टिम। हुँ, जैसे आप कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल ले लें, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल ले लें, तो उसमें आपको लगेगा तो मतलब मुसलमान तो बेचारा मज़लूम टूटा पड़ा हुआ है, वो तो ख़राब हालत में है हिंदुस्तान में, कुछ नहीं हो रहा उसका। ये दोनों ही डिपिक्शंस गलत हैं। नाइदर मुस्लिम्स नाइदर दे आर विलेन्स नॉर दे आर विक्टिम्स, दे आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। अब आपने पूछा मुस्लिम रोल मॉडल्स ही क्यों? वी नीड टू हैव मोर पॉजिटिव डिपिक्शंस ऑफ मुस्लिम्स। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो समाज में स्टीरियोटाइपिंग है मुसलमानों के बारे में, क्योंकि वो तो वही जो उनको दिखाया जा रहा है टीवी पे या जो उनको मूवीज़ में दिखाया जा रहा है कि एक आदमी है वो नमाज़ पढ़ रहा है उसके बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। दिस इज़ द डिपिक्शन इन आवर मूवीज़। समाज में तो यही परसेप्शन है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी का बच्चा है, वो भी यही देखता है। वो भी उसी माफिया डॉन को ही या उसी टेररिस्ट को जिसको मूवी में दिखाया गया है, उसी को एज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन भी दिखाया जाता है कि वही कम्युनिटी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, राइट? सो उसके लिए भी आप वही रोल मॉडल दिखा रहे हो। सो नो, वी नीड न्यू रोल मॉडल्स हू आर talking about professional excellence, who are talking about space science, who are talking about
एथलेटिक्स, जैसे इसमें सानिया मिर्ज़ा का इंटरव्यू है। हम्म, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 बनना कोई मतलब मामूली हम्म, बात हम्म। नहीं है। शहला दरअसल ये कह रहे हैं कि जब भारत के मुसलमानों की बात होती है तो गैंगस्टर है, माफिया है, टेररिस्ट है, इस तरह के लोग जो होते हैं वो इस कम्युनिटी से जोड़े जाते हैं और कम्युनिटी के भीतर भी इसी तरह के रोल मॉडल्स को आप बच्चों के भीतर बढ़ाने की और पनपाने की कोशिश करते हैं। मैं कश्मीर के चुनाव पर आना चाहता हूँ। अभी हाल में चुनाव हुए हुँ, और चुनाव में बीजेपी के पास सीटों की संख्या 28-29 है, हुँ, हुँ, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना सकी। हुँ, हुँ, वहाँ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, ठीक, कांग्रेस ने बनाई। ठीक है। इस चुनाव को हुँ, जो वर्डिक्ट है, जो हुँ, जम्मू कश्मीर के अवाम ने दिया है, हुँ। उसको आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छी चीज़ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये 1987 नहीं है। 1987 का जब मैं हवाला दे रही हूँ, उसका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब 1987 में चुनाव की रिगिंग कराई, जब उन्होंने मतलब चुनाव में धांधली हुई, इट्स वाइडली एक्नॉलेज्ड, इट्स डॉक्यूमेंटेड इन सो मेनी प्लेसेस। उसकी वजह से कश्मीर में इंसर्जेंसी, यानी जिसको गन वायलेंस है, जो आतंकवाद है, वो किसकी वजह से शुरू हुआ? एक रिग्ड इलेक्शन की वजह से। तो अभी तो हमें तो श्रेय देना चाहिए बीजेपी को कि उन्होंने जो है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, कोई उस तरह का टैक्टिक यूज़ नहीं किया। उनके अपोनेंट्स जीत गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या हुँ, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चूँकि अब सरकार में है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हुँ, ये पार्टी चुनावों के दौरान भी कहती रही कि हुँ, 370 की बहाली हम सत्ता में आते ही करेंगे, उसकी हुँ, कोशिश करेंगे। हुँ, और आज की तारीख में 370 को लेकर के विधानसभा के भीतर टकराव है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के विधायकों के हुँ, बीच में आप देखती हैं लड़ाई चल रही है। हुँ, ये 370 की वापसी के ऊपर हुँ, मुहर है जम्मू कश्मीर की जनता की, या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जो कहते हैं कि 370 की वापसी तो जम्मू कश्मीर कभी भी नहीं हो सकती है। देखिए आप इसमें इसको कैसे देखती हैं? ये इसमें एक कहावत है हिंदी की कि हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हुँ, तो चुनाव में कई सारे लोग कई सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन आपने देखा कि जो ही उन्होंने पद सँभाला, उमर साहब ने, उन्होंने बहुत रैशनल स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने साफ कहा कि हमें इस गवर्नमेंट से तो नहीं मिल सकता है 370 वापस। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री अभी कह रहे हैं कि हमें इस गवर्नमेंट से, यानी कि मोदी गवर्नमेंट से, ये इस टाइम पे बेवकूफ़ी होगी ये एक्सपेक्ट करना कि हमें 370 वापस देंगे। यानी वो इन एसेंस वो क्या कह रहे हैं कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट कभी केंद्र में वापस आएगी, तब हम लोग 370 की बात करेंगे। लेकिन इसमें इतना अंतर्विरोध है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं पहले अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तो डाला नहीं है 370 का रेस्टोरेशन, हुँ, राइट? बिकॉज़ एनसी इज़ काउंटिंग ऑन कांग्रेस हुँ, कि कांग्रेस की कभी जब सरकार आएगी तब हम करेंगे। पहले तो उन्होंने आईएनसी ने तो नहीं डाला अपने मैनिफेस्टो में। दूसरी बात, अगर वो 370 मतलब रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं, तो कौन-सा 370? कौन-सा? मतलब जो 1953 में था, या जो 1988 में था, या जो 2010 में था, या कब था? सो एजी नूरानी, जिनके वो अभी-अभी फौत हुए हैं, एक बहुत एमिनेंट इंटेलेक्चुअल है, उनकी हुँ। एक पूरी किताब है इतनी मोटी 370 के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सब्सिक्वेंट कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने 370 लाते-लाते ही उसको वाटर डाउन करना, यानी उसको डाइल्यूट करना शुरू किया। तो जब जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि 370 को वापस लाएँगे, वो को उनसे पहले ये पूछा जाए कि कौन-सा वाला 370? सो ये एक चुनावी जुमला है। शहला रशीद से पूछूँ हुँ, कि 370 के हट हुँ, जाने हुँ, के बाद से, हुँ, वापसी के बाद से हुँ, जम्मू कश्मीर में क्या हुँ, कुछ बदला है? सरकार हुँ, कहती है हुँ, कि हुँ, बहुत कुछ बदल गया है। हुँ। इसके लिए आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी। आइए, अम, मेरी भी गुज़ारिश दर्शकों से है कि आप शहला किताब ज़रूर पढ़ें, हुँ। लेकिन मैं आपकी ज़ाती राय जानना चाहता हूँ। वाजपेयी जी ने 3 पैरामीटर्स दिए थे कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में रह के जो भी सॉल्यूशन हो सके, वो सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। तो जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, उसको मैंने कहा है इट हैज़ बीन अ ब्लडलेस रेज़ोल्यूशन ऑफ कश्मीर। हुँ, यानी कि आर्टिकल 370 में येस हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ब्स लगाए गए, नॉट जस्ट इंटरनेट, कम्युनिकेशन, फ़ोन, लैंडलाइन सब कुछ बंद रहा। बहुत सारे कर्ब्स लगाए गए, लेकिन जो नेट रिज़ल्ट आया, नेट टू नेट लोगों की जानें बची। तो अगर आपका पैरामीटर वो है कि लोगों की जानें बचनी चाहिए, यानी इंसानियत, तो फिर तो ठीक है। जमहूरियत, आपने अभी बोला एनसी की आपने बात करी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ,
कोई धांधली नहीं हुई इलेक्शन में। तो जो सारे लोग जो चिल्ला रहे होते हैं ईवीएम में धांधली है, उसमें ये है, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं, तो वो सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी तो बास्ट होती है ना इससे। होम ग्रोन टेररिज्म यानी जो लोकल रिक्रूटमेंट है टेररिस्ट रैंक्स में, जो हिजबुल मुजाहिदीन या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना सिर्फ वो कम हुई है, कई सारे जो फॉर्मर स्टोन पेल्टर्स हैं, आप देखेंगे जैसे एक स्टोरी अभी आई थी वजाहत फारूक भट्ट की, तो वो पहले स्टोन पेल्टर रह चुके हैं खुद, आज वो डी रेडिकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। आज जो हमारे यूथ हैं वो वहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ रैली निकालते हैं। आज जो है मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ और वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं इस सबसे। ये जो इतनी ज़्यादा हाइपर पॉलिटिसाइज्ड एक रीजन, इसको आप कह सकते हैं कश्मीर को, वो इस सबसे मूव ऑन करना चाहते हैं। वो भी नॉर्मल दिल्ली बॉम्बे में जैसे लोग होते हैं, वो अपनी सैलरीज अर्न करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, वो फिल्में देखना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। अभी लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच हुआ तो मैं खुद उसमें मौजूद थी, मतलब पूरा स्टेडियम 27,000 जो है वो तो काउंट था वहाँ पे जो आ रहा था कि 27,000 लोग वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद थे, और रात के 12 साढ़े 12 बजे जाके मैच ख़त्म हुआ है और लोग दीवारों के ऊपर से, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत टेंस मैच था, पूरा सुपर ओवर में, मतलब टाई हो गया मैच और सुपर ओवर में डिसाइड करना पड़ा, तो लोग दीवारों के ऊपर से कूद रहे थे। आपने मतलब अगर आप स्टेडियम में मौजूद होते तो वो जो कैमरा नहीं होता जो जूम इन करता है ऑडियंस पे बार बार, उसमें कितनी सारी लड़कियां थी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप आ जाइए, चाहे वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी वंदे भारत ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली से श्रीनगर स्टार्ट होने वाली है, फ्लैग ऑफ हो गई है एक्चुअली। इसी तरीके से जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो इट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, मतलब वो आईफिल टावर से भी वो 35 मीटर ऊंचा है। तो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप आ जाइए, पहले आपको ना बहुत सब कुछ लो ग्रेड, सब स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी का मिलता था, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अब आपको सब कुछ हाई क्वालिटी का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट खोल रहा हूँ तो कल को यहाँ पे कोई आतंकवादी अटैक होके उस पर मतलब इट वोंट बी डिस्ट्रॉयड, यू नो। एकेडमिक कैलेंडर की बात कर लीजिए, मतलब पहले तो मैंने अपनी एग्जांपल, मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में अपनी एग्जांपल दी। मेरी इंजीनियरिंग डिग्री थी 4 साल की, 3 साल बंद रहा, 2008, 9, 10 तीनों साल बंद रहा। तो अब उसमें मैंने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी आप खुद समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो पूरे मतलब 30 साल के बाद 2023 में और 2024 में पहली बार ऐसा है कि फुल एकेडमिक कैलेंडर फॉलो हो रहा है। तो छुट्टी वुट्टी, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन सब कुछ निकाल के क्लोज टू 200 कैलेंडर डेज वी आर गेटिंग फॉर द एकेडमिक कैलेंडर। और मैं आपको क्या बताऊं सर, जो लेबर डिपार्टमेंट है उनको नोटिस निकालना पड़ा कि जो ऑफ डे होता है उस दिन बंद करो दुकान। लोग 30 साल के बाद पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी दुकानें नहीं बंद करना चाहते। दे डोंट वांट टू। वो ईद के दिन बेकरी शॉप खोल के बैठे हैं, ईद के दिन आपको टैक्सी, ये नहीं उबर वगैरह होता है, वो सब कुछ मिल जाएगी। अच्छा, वहाँ की लोकल कंपनीज हैं, नोबडी वांट्स टू स्टे होम। मैं उस शहला से बात कर रहा हूँ जो कभी बिल्कुल लेफ्ट ओरिएंटेशन की थी, जिनको सरकार के फैसले पर बार बार एतराज था, और आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। एक ट्वीट है आपका 16 नवंबर 2023 का। आप लिखती हैं कि मेरे दिल में जो बदलाव आया वह यह एहसास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो भारत को बदलने के लिए क्रांतिकारी फैसले ले रहे हैं। ये बदलाव शहला में कैसे आ गया? इसके लिए आपको बुक पढ़नी इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। नहीं, देखिए, आई एम नॉट द ओनली वन। पहली बात तो जैसे वहाँ पे आप देखेंगे अफजल, हम तो फिर भी मेन स्ट्रीम में थे। अफजल गुरु के जो ब्रदर हैं, उन्होंने खुद अभी इस इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। जमाते इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने 35 साल तक ये बोला कि वोटिंग और वोट डालना हराम है, वो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। सरजान बरकाती, जिनको आज़ादी चाचा कहा जाता था, जो 2016 में लाखों की रैली जो है, मतलब बुरहान वानी के टाइम को लीड करते थे, उन्होंने जेल से इलेक्शन कंटेस्ट किए। तो ये परिवर्तन सिर्फ मुझ में नहीं हुआ है, ये जो है चीज़ें बदली हैं। आई हैव नॉट चेंज, थिंग्स हैव चेंज्ड। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सेड रिपीटेडली। मैं नहीं बदली,
मैं तो अभी भी वही चीज़ें कह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने मोदी गवर्नमेंट की जिन पॉइंटर्स पे सराहना भी की है, वो तो वही चीज़ें हैं, वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो जन औषधि योजना हो, आयुष्मान भारत हो। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप पत्रकार हैं, आप चले जाइए कश्मीर, आपको जो है वहाँ पे जगह-जगह लोग जो है यही बोलते हुए मिलेंगे, गोल्डन कार्ड से बहुत फ़ायदा हुआ। हमें जो है आयुष्मान जो पीएमजी के ये जो पीएमजे है, उसमें कोई किसी का ऑपरेशन जो है वो कैशलेस में हो गया, मुफ्त में हो गया, अदरवाइज़ उनके 5-6 लाख रुपए खर्च हो जाते। तो दीज़ स्कीम्स हैव टच्ड पीपल्स लाइव्स एट अ बेसिक लेवल। अब लोगों को दवाई पसंद है, डॉक्टर पसंद नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अलग मामला हो सकता है। लेकिन दवाई सही है। आप कहती हैं कि वहाँ हालात बहुत बदल गए, सातों दिन लोग दुकान खोलना चाहते हैं, तो हुआ कि एक दिन तो बंद करो भाई। स्टेडियम में रात में 12 बजे तक मैच चल रहा है, वहाँ बेहतरी और विकास की रफ्तार ठीक है। लेकिन ये जो आतंकवादी वारदात अचानक बढ़ी हैं, प्रधानमंत्री यहाँ शपथ ले रहे हैं तीसरी बार, और जम्मू कश्मीर में राजौरी से कठुआ को जाने वाली यात्री बस पर फायरिंग होती है। उसके बाद से लगातार वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हाँ जी। ये क्या है? इसके 2 जो हैं पहलू हैं। पहला, हमें हमेशा टेररिस्ट इंसिडेंट्स को इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस देखना चाहिए। इंडिया का जो राइज़ है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से इंशाल्लाह 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और वहाँ से हो सकता है और आगे चले जाएँ हम लोग। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस वेपन्स क्रिएट करना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस में हम लोग इतना आगे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेक इन इंडिया जो हुआ है, ये सबको पसंद नहीं आएगा। तो इसमें कई सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे आप देखेंगे कि अचानक से खालिस्तानी इकोसिस्टम जो है वो बड़ा एक्टिव हो गया है। ये क्या है? ये है क्योंकि इंडिया ने नेटो की लाइन नहीं ली रशिया यूक्रेन युद्ध पे। तो इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट लाइन ली, इंडिया ने एक इंडिया फर्स्ट लाइन ली। तो कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। अब अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का तो पहले प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है हमेशा इंडिया के साथ में, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकता है चाइना से बैकिंग हो, किसी और से बैकिंग हो। दूसरा, इसका एक डोमेस्टिक पहलू जो है, ये तो जियो स्ट्रेटेजिक आपको पहलू मैंने आपने बता दिया। जो इसका डोमेस्टिक पहलू है, जो मैं एज अ गर्ल हु हैज़ ग्रोन अप इन कश्मीर आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, अभी भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम लोग हमेशा क्या देखते थे कि आर्मी जो है वो बसों में चेकिंग कर रही है, घरों में घुस के चेकिंग कर रही है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? तो इनसे क्या होता है ना, इन सब चीज़ों से, इनसे एंटी इंडिया और एंटी आर्मी सेंटिमेंट बढ़ता है। ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे पीर पंजाल में खासकर हमने देखे, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि फिर आर्मी को तो जाना पड़ेगा सर्च करने के लिए, उनको सस्पेक्ट्स को भी उठाना पड़ेगा, उनको इंट्रोगेशन भी करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है बहुत सारे इनोसेंट्स को भी वो क्वेश्चनिंग के लिए ले जाए, राइट? तो इन चीज़ों से एंटी इंडिया और एंटी आर्मी सेंटिमेंट माहौल इंक्रीज खड़ा होता है, एंड इट सर्व्स पाकिस्तान। आई मीन पाकिस्तान इज डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इट सर्व्स देयर पर्पस। उनको बस एक अटैक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब इंटरोगेशन के दौरान एक एक वारदात भी हुई थी जिसमें 3 लोगों की जान गई थी ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ग्रेट फॉर पाकिस्तान, मतलब बस उन्होंने थोड़ा सा कुछ कर दिया और यहाँ पे एक तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर यही पाकिस्तानी जो है लॉबीज़ जिनीवा में जाके, बाकी जगह जाके कहेंगे कि देखिए कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, कितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हो रहा है। मतलब डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने सही बात कही कि जो पाकिस्तान का जो एक्चुअली जीडीपी है, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म बिकॉज देयर प्राइम एक्सपोर्ट is terror, and which is quite unfortunate. आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं, मोदी सरकार के पक्ष में बोल रही हैं, आप घाटी में रहती हैं, आतंकवादी वारदात बार-बार हो रही हैं, डर नहीं लगता? डेफिनेटली ये तो मतलब डर का ही माहौल है, जिसकी वजह से पिछले 30-35 साल से हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाता था, इलेक्शन में खड़ा होता था तो कैंपेनिंग नहीं कर पाता था। आज अगर आप देखेंगे वही माहौल जो है वो चेंज हुआ है। मतलब पुलवामा के जो डीपेस्ट या शोपियान के जो डीपेस्ट इंटीरियर गांव है जिनको मतलब गढ़ माना जाता था इंसर्जेंसी का, वहाँ पे जाके कैंडिडेट्स ने कैंपेनिंग की। ये डर किसने ख़त्म किया? ये तो मोदी गवर्नमेंट के जो डिसाइसिव स्टेप्स हैं सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, ये उसकी वजह से हुआ है। तो वही बात है कि दवाई सही है, डॉक्टर भले लोगों को पसंद हो ना हो, दवाई सही है।
एक आपका ट्वीट है 15 अगस्त 2023 का। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर एलजी के प्रशासन में कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। ये कैसे? आपको याद है कि 2016 के दौरान आपने कितने दृश्य देखे होंगे जिसमें बच्चों के फेसेस पे आपने देखे होंगे पैलेट्स लगे हुए हैं, मतलब वो जो पैलेट तो इंजरीज जो बुरहान है वानी जब मारा गया था उस वक्त। एग्जैक्टली तो उस टाइम पे मतलब कितने बच्चे अंधे हुए उसकी वजह से, उनकी वो नाबीना हो गए क्योंकि वो जो पैलेट्स हैं वो सब जगह जाते हैं वो आपकी आंखों। तो मैं खुद उस टाइम मतलब 2018 में जब मैं खुद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी तो आई मेट एक्चुअली पैलेट विक्टिम्स इन हॉस्पिटल्स इन होम्स। क्या अगर वो बंद हुआ है विच इज़ अ फैक्ट विच आई एम नॉट मेकिंग अप, तो क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मतलब डिक्लाइन है या नहीं है? इज इट एन इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड? इट इज़। जैसे फेक इनकाउंटर हुआ एक, तो उसके ऊपर जो है एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मनोज सिन्हा जी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उस पर इंक्वायरी बिठाई। एक कोर्ट मार्शल हुआ एक इंसिडेंट में, जिस इंसिडेंट की मैंने बात की जिसमें 3 लोगों की जान गई, उस पर जो है इंक्वायरी की गई। पहले तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। तो अब एक्चुअली आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर नॉट हैपनिंग बिकॉज द रूट कॉज which was Pakistan backed proxy war, insurgency, stone pelting, all of that has been curbed. However, we are speaking too soon. Pakistan's proxy war, it continues in Kashmir. ये जो terrorist incidents हैं, if you have to react to it as a state, so you will have to go into an Israel-like reaction. तो बालाकोट को आप मानते हैं कि वो काफी नहीं है? नहीं, बालाकोट हुआ, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इनफैक्ट बुक में उसका भी मेंशन है। कई सारे ऑथर्स जैसे आसिफ यानी भामला कि भाई उससे हैं। कहीं ज्यादा हिंदुस्तान को आगे जाना चाहिए। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मैं नहीं कह सकती बिकॉज आई एम नॉट, मैं रक्षा मंत्री नहीं हूँ। इसराइल की तरह लेकिन रिएक्ट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कुछ और है। मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि एक लेवल ऑफ टेररिज्म होता है जो एक स्टेट, हर कोई स्टेट टॉलरेट करती है। अगर आपको उसको पूरा वाइप आउट करना है, विच इज़ द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट पाकिस्तान वांट्स फ्रॉम अस, then you have to go into every single home, you have to tap every single phone, you have to completely curb the freedoms of the people, which is exactly what Pakistan wants, ताकि फिर वो जाके यूएन में चिल्लाएं कि देखो देखो हिंदुस्तान क्या कर रहा है कश्मीर में। एक इशू इन दिनों है चर्चा में और देश में उसको लेकर के बवाल चल रहा है। हाँ जी। वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार एक कानून लाना चाहती है और उसमें संशोधन करना चाहती है वक्फ कानूनों में। जेपीसी भी बैठी हुई है। हाँ जी। वक्फ के जो कानून हैं उनको आप कैसे देखती हैं? सरकार जो उसमें बदलाव करना चाहती है, आपके नज़रिए से वो ठीक है? नहीं, देखिए पहले तो वक्फ जो है, अगर इसका आप एक्चुअल मीनिंग देखें तो आप इसको बेच नहीं सकते हैं वक्फ की ज़मीन को। क्या हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीनें बेची गई हैं, मिसयूज़ की गई हैं, एलियनेट की गई हैं? यस। ये किसने अलाउ किया? ये तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही अलाउ किया। ये खुली छूट मुस्लिम कम्युनिटी को किसने दी? ये जो ये कथाकथित सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम पब्लिक स्फीयर यानी कि वक्फ मैनेजमेंट और मुस्लिम प्राइवेट स्फीयर, जैसे आप ट्रिपल तलाक देखें, एलिमनी देखें, मुस्लिम वुमेंस राइट्स, पर्सनल लॉ, अगर आप उस सब पे जाएं, पॉलीगैमी, इन सबको टॉलरेट किया गया। आप यकीन मानिए अगर ये किसी मुस्लिम कंट्री में हुआ होता कि मुसलमानों का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है कि एक बहुत बड़े उद्योगपति, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ऊपर मानानी का वो लग जाएगा मुकदमा, तो एक बड़े उद्योगपति हैं, उनका जो घर है वो वक्फ की लैंड पे बना हुआ है। ये किसके लिए शर्म की बात है? ये मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि हमने ये होने दिया, क्योंकि जो मुतवल्ली, जो उसका इंचार्ज था वो प्रॉपर्टी का, वो तो मुसलमान ही था ना, उसने कैसे कर दिया? अच्छा, अगर यही चीज़ सऊदी अरब में हुई होती या कहीं और पे हुई होती, उसको हो सकता है हैंग वैंग कर दिया होता मुतवल्ली को। तो हिंदुस्तान में तो फुल फ्रीडम है, फ्री फॉर ऑल है, कर लो जो करना है। वक्फ की ज़मीनें जो है खुल्लम खुला मिसयूज़ की गई हैं। वक्फ बोर्ड्स जो है, आज उनकी हालत ये है कि टुमारो लेट्स जस्ट से कि इफ़ आई डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन या मेरे कोई लीगल एयर्स नहीं है, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना चाहूँ, आप मुझे बताइए क्या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? ये तो सारी 50-60 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ है। मेरे अंदर आज इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपने स्टेट वक्फ बोर्ड को ये प्रॉपर्टी वक्फ करके जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है इसका किस तरह से मिसयूज़ होगा। अब मिसयूज़ की जहाँ पे बात आती है, जो ये वक्फ
जो सेंट्रल वक्फ कमेटी और वक्फ बोर्ड्स हैं, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये कोई इस्लामिक बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनी है, सो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। इफ़ दे आर मिसमैनेज्ड द गवर्नमेंट विल इंटरवीन। तो अगर आपको, तो मेरी बुक का जो एक मैसेज ये है वो ये है कि आपको इंटरनली रिफॉर्म करना है, अपने पब्लिक स्फेयर को भी और अपने प्राइवेट स्फेयर को भी। अभी ट्रिपल तलाक पे बात आ गई, हमने कभी उसको रिफॉर्म नहीं किया। अगेन इन मुस्लिम कंट्रीज़, अगर वो जो जजमेंट है ट्रिपल तलाक वाला आप पढ़े हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में ये जो तलाक बिद्दत है, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। यहाँ खुली छूट है, अब इससे ज़्यादा क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए आपको? मतलब आप अपनी इनोवेशन किए जा रहे हैं इसमें, आप उसको भी टॉलरेट कर रहे हैं। तो we as in the Muslim community have failed to reform internally both our public sphere and our private sphere. The so-called secular parties, in the name of secularism, they have given a free hand to all these elements to exploit women, to exploit work properties, right? The government is forced to intervene. अच्छा, अभी भी जो है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी ने एज अ होल, अभी भी हमारे पास चांस है, हम कहें कि नहीं, पॉलीगमी को एज अ प्रैक्टिस हम लोग अबॉलिश कर रहे हैं। कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर हम लोग बोलेंगे कि धर्म पे अटैक है, जबकि कई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है आज ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब औरतों का बहुत नुकसान होता है, उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो दिस इज़ मतलब अगर ये अच्छे से मैनेज्ड होती वक्फ प्रॉपर्टीज़ तो गवर्नमेंट को आना ही नहीं पड़ता। वक्फ तो आप समझ लीजिए इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया। अगर वो चाहते तो वो जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, आप अगर आज अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहें, आप चाहेंगे, आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि वो कॉन्वेंट स्कूल में जाए। क्यों? क्योंकि उसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, वो इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि आपको पता है मेरा बच्चा यहाँ से निकलेगा तो लाइफ में कुछ बड़ा करके जाएगा। क्या आपको ये कॉन्फिडेंस वक्फ रन इंस्टीट्यूशंस पर है? मे बी दे माइट बी सम गुड इंस्टीट्यूशंस, जामिया हमदर्द इज़ एन एग्जाम्पल, साउथ में हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस हो। सिमिलरली व्हाई डिड वी नॉट, मतलब मेरा ये अपनी कम्युनिटी से क्वेश्चन है, व्हाई डिड वी नॉट इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब जहाँ पे हिंदूज जो है उनको एस्पिरेशन हो कि हम जाके पढ़ें, जैसे जामिया हमदर्द है फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेल रन वक्फ इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, हिंदू स्टूडेंट्स की चाहत रहती है कि हम जाके वहाँ पे पढ़ें, राइट? Why didn't we build those kind of aspirational institutions? मैं फिर से चलते चलते गुजारिश करूँगा कि ये रोल मॉडल्स किताब जो है सुहेला की आप ज़रूर पढ़िएगा, और ये किताब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंस्पायरिंग नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर नौजवान के लिए है जो अपने लिए नया रास्ता अख्तियार करना चाहता है और जीवन में कुछ करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. शुक्रिया। थैंक यू।